अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फ़ंक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसके लिए हमें सेट के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात का पता होना चाहिए और इसके अलावा सेट के अंदर इस्तेमाल होने वाले कुछ सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। आइए देखते हैं सबसे पहले वो कौन से सिंबल्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये जो सिंबल होता है ये रिप्रेजेंट करता है सच डैट को। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है बिलोंग्स टू को। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है नॉट बिलोंग्स टू को। ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है देयर एग्जिस्ट को। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है फॉर ऑल को। ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है एंड को, और ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है और को। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेट के बारे में कि सेट क्या है या सेट किसे कहा जाता है। सेट सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। A well-defined स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज़ नोन एज सेट। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस वेल डिफाइंड को और इस डिस्टिंक्ट को, इन दो वर्ड्स को हटा दूं, ख़त्म कर दूं, तो बाकी मेरे पास रह जाएगा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज़ नोन एज सेट। ऑब्जेक्ट्स की, अशिया की जो कलेक्शन है उसे कहते हैं सेट। क्या हर कलेक्शन सेट होगी? नहीं, सिर्फ वही कलेक्शन सेट कहलाएगी जो इन दो बातों पर पूरा उतरेगी। पहली बात कि वो वेल डिफाइंड हो कलेक्शन, और दूसरी बात वही कलेक्शन क्या हो, डिस्टिंक्ट हो। वेल डिफाइंड को उर्दू में कहते हैं वाज़ेहा, डिस्टिंक्ट को उर्दू में कहा जाता है मुख्तलिफ। ठीक हो गया। इस पूरी डेफिनेशन में अगर हमें ये वेल डिफाइंड समझ आ जाए तो फिर हमें सेट के बारे में पढ़ना या समझना मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाऊँ कि वेल डिफाइंड किसे कहते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ना लिखता हूँ कोई कलेक्शन। आपने मुझे बताना है कि क्या वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है। कलेक्शन of smart students in class। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर लिखा है कि कलेक्शन ऑफ स्मार्ट स्टूडेंट्स इन क्लास, कि क्लास में जितने स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं उनकी कलेक्शन। क्या आप लोगों के ख्याल से ये कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड होगी? ज़रा सोचिए, क्या ये जो कलेक्शन मैंने लिखी है ये वेल डिफाइंड है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है। उसकी एक रीज़न है। क्या रीज़न है? यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है स्मार्ट। स्मार्ट स्टूडेंट्स। अब स्मार्ट स्टूडेंट वो हो सकते हैं मेरी नज़र में जो पढ़ाई में अच्छे हों। हो सकता है किसी और टीचर की नज़र में स्मार्ट स्टूडेंट वो हो जो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है स्मार्ट स्टूडेंट किसी और टीचर की नज़र में वो हो जो फिज़िकली फ़िट हो। तो यहाँ पर जो टर्म है स्मार्ट, इसके मुख्तलिफ मीनिंग बन रहे हैं। हर बंदे के लिए एक जैसे मीनिंग नहीं है।
अगर इसके मुख्तलिफ़ मीनिंग बन रहे हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के लिए इसका समझने का अंदाज़ या मयार मुख्तलिफ़ है, तो फिर ये कलेक्शन वेल डिफ़ाइंड नहीं है। सिर्फ़ वही कलेक्शन वेल डिफ़ाइंड होगी जो हर बंदे के लिए एक जैसा मयार रखती होगी, जो बंदा भी समझे उसके लिए सेम मीनिंग रखती होगी। एक और एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ, कलेक्शन ऑफ 3 गुड बैट्समैन इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। क्रिकेट तो तकरीबन हर स्टूडेंट खेलता होगा, तो जो स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं, वैसे तो आजकल के दौर में तकरीबन सारे ही स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन फिर भी अगर जो नहीं खेलते वो टीवी पर देखते तो होंगे। तो आप लोगों के ख्याल से क्या ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफ़ाइन होगी? मैंने लिखा है कलेक्शन ऑफ 3 गुड बैट्समैन इन क्रिकेट टीम, के क्रिकेट टीम के या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, आप कह लो, मैं इधर लिख देता हूँ, बल्कि लिखा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो मैं कहता हूँ कि जो 3 अच्छे बैट्समैन हैं वो ये हैं, बाबर आजम, फ़खर जमान और लास्ट पे चलो कामरान अकमल कह देते हैं। जी स्टूडेंट्स, मेरे ख़्याल से ये 3 सबसे अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन हो सकता है आप लोगों के ख़्याल में ये तीनों अच्छे बैट्समैन ना हो। आप लोगों के ख़्याल में अच्छा बैट्समैन वो हो जो लंबे लंबे छक्के लगाता हो, या फिर हो सकता है अच्छा बैट्समैन वो हो जो ड्राइव अच्छी खेलता हो, या हो सकता है वो अच्छा बैट्समैन हो जो ज़्यादा देर विकेट पर, क्रीज पर मौजूद रहे। तो पता चला यहाँ पर ये जो गुड है ये वेल डिफ़ाइन नहीं है, ये हर बंदे के लिए एक मुख्तलिफ पैमाना रखती है। तो ये जो कलेक्शन है ये भी हमारी वेल डिफ़ाइंड नहीं है। इसी तरह अब मैथमेटिक्स की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर एक सेट लिखता हूँ मैं, जी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर 2 सेट लिखे हैं, एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी। आपने बताना है क्या इस सेट में जो कलेक्शन है वो वेल डिफ़ाइंड है। सेट ए में, जी बिल्कुल, सेट ए में जो कलेक्शन है वो वेल डिफ़ाइंड है। क्यों? क्योंकि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं, और तीनों मुख्तलिफ भी हैं, मतलब डिस्टिंक्ट भी हैं। तो ये जो ए होगा ये सेट कहलाएगा। तो पता चला सेट के लिए 2 बातें होनी चाहिए, पहली कि वो डिस्टिंक्ट हो, और पहली वो वेल डिफ़ाइंड हो, जो कलेक्शन सेट के अंदर हो वो वेल डिफ़ाइंड हो, और दूसरी वो सारी क्या हो, डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट से मुराद ये है किसी भी सेट के अंदर, मिसाल के तौर पर मैं एक सेट लिखता हूँ ए, इसके अंदर मैं लिखता हूँ जी 5, 6, 7 और 5। इस सेट ए में दोबारा ये 5 जो है 2 टाइम आ गया, रिपीट हो गया। अगर 2 टाइम आ गया है, रिपीट हो गया, तो इसका मतलब ये सेट नहीं है, ये सारे डिस्टिंक्ट नहीं रहे, ये 5 2 टाइम आ गए, तो पता चला ये डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। किसी भी सेट को स्टूडेंट्स कैपिटल अल्फ़ाबेट ABC से डिनोट किया जाता है। आप किसी भी सेट को कैपिटल अल्फ़ाबेट A, B, C एंड D वगैरह से डिनोट कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सेट की टाइप्स, सेट को लिखने के तरीके। किसी भी सेट को लिखने के कितने तरीके हैं स्टूडेंट्स? किसी भी सेट को लिखने के 3 तरीके होते हैं। पहला है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड, दूसरा है टेबुलर मेथड, और तीसरा है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड की। डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है? नंबर 1 पे है हमारे पास
डिस्क्रिप्टिव मेथड। अगर सेट को आप अपने अल्फाज में बयान कर दो, अपने ही लैंग्वेज में सादा अल्फाज में बयान कर दें, तो उसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। मिसाल के तौर पर मैं इधर लिखता हूँ, ए सेट है मेरे पास, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, पहले 5 कुदरती आदाद का सेट। अगर आप अपने अल्फाज में बयान कर दो तो उसे क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड। नंबर 2 पे है मेरे पास टेबुलर मेथड। अगर डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखे गए सेट को आप करली ब्रैकेट्स लगा दो और उसके अरकान को कोमा लगाकर जुदा कर दो तो उसे हम कहेंगे टेबुलर मेथड। मिसाल के तौर पर ऊपर मैंने लिखा था पहले 5 कुदरती आदाद का सेट, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अगर इसी चीज़ को मैं यूँ लिख दूँ 1 2 3 4 एंड 5, इस सेट ए में मैंने एक तो ब्रैकेट्स यूज़ की और दूसरा इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको कोमा लगाकर जुदा किया है। अगर ब्रैकेट्स और कोमा लगाकर जुदा कर दो तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, टेबुलर मेथड या टेबुलर फॉर्म बन जाएगी। स्टूडेंट्स नंबर 3 है मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? एक्सक्यूज़ मी स्टूडेंट्स, गर्मी बहुत है तो मैं थोड़ी देर पसीना साफ़ कर लूँ अपना। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म। अगर सेट के अरकान्स को, एलिमेंट्स को आप अलामतों की मदद से, सिंबल्स की मदद से शो करो या लिखो, उसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मिसाल के तौर पर मैंने ऊपर लिखा था ए मेरे पास सेट है, पहले 5 कुदरती आदाद का सेट, फिर उसे दोबारा मैंने लिख दिया टेबुलर फॉर्म में। अगर इसी चीज़ को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? आप सबसे पहले एक सिंबल डिफ़ाइन करोगे, एक्स वाई जी, कोई भी सिंबल आप डिफ़ाइन कर सकते हो। लेट मैंने वो सिंबल डिफ़ाइन किया एक्स। फिर ये जो आगे मैंने लाइन लगाई है, ये शुरू में बताई थी, ये रिप्रेजेंट करती है सच डैट को। तो आपने लिखना है एक्स सच डैट। ये एक्स बिलोंग कहाँ से करेगा? एक्स बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से। और ये जो साइन है बिलोंग्स टू का, ये भी आप लोगों को स्टार्ट में बता दिया था कि इस साइन का क्या मतलब है, बिलोंग्स टू। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो बहुत सारे नंबर होते हैं, लेकिन हमें कौन से चाहिए? 1 2 3 4 5। मतलब इस एक्स की जो रेंज होगी इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से, वो 5 के इक्वल या 5 से लेस, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हो कि वो 6 से क्या होगी, लेस होगी। एंड एक्स जो है वो 5 से लेस है या फिर 5 के इक्वल है। इसी स्टेटमेंट को बेटा आप यूँ भी लिख सकते हो कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है हमारे पास ये लेस देन है 6 से। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने सेट पढ़ा, फिर सेट को लिखने के तरीके पढ़े। किसी भी सेट को लिखने के 3 तरीके थे, डिस्क्रिप्टिव मेथड, टेबुलर मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेरे पास सेट की टाइप्स। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मेरे पास सेट की टाइप्स। किसी भी सेट की कितनी टाइप्स हैं उन पे डिस्कस करते हैं। कुछ कॉमन टाइप्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। पहली है मेरे पास यूनिवर्सल सेट। जी स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? एक ऐसा सेट जिसमें ज़ेरे बहस सेट्स के तमाम अरकान मौजूद हों। मतलब ऐसा सेट जिसमें
उन सेट्स के तमाम अरकान मौजूद हों जिन पर आपने डिस्कशन करनी होती है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए सेट है मेरे पास जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2, बी सेट है मेरे पास जिसके अंदर एलिमेंट हैं 3 4। अच्छा, यहाँ पर ना एक बात आपको बता दूँ, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, यू से, कैपिटल यू से। स्टूडेंट्स, मैं ए और बी इन दो सेट्स का यूनियन लेना चाहता हूँ, ए यूनियन बी। जिन दो सेट्स का मैंने यूनियन लेना है वो है ए और बी। इस ए के और इस बी के, इन दोनों के एलिमेंट्स इस यू सेट में मौजूद हैं। मतलब 1 2 यहाँ पर भी है, 1 2 यहाँ भी है, 3 4 बी में भी है और 3 4 जो है वो यू में भी है। जिन दो सेट्स पर आपने डिस्कशन करनी थी उनके एलिमेंट्स इस यू में मौजूद हैं, तो ये जो यू होगा ये ए और बी दोनों का क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेरे पास इक्वल सेट्स। दो सेट्स इक्वल कब होते हैं? अगर दोनों सेट्स के अरकान की तादाद बराबर हो और अरकान भी एक जैसे हों, मतलब एलिमेंट्स की तादाद भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, तो हम कहेंगे कि वो दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ ए सेट है मेरे पास 1 2 3 और बी सेट है मेरे पास 3 1 एंड 2। स्टूडेंट्स, आप आसानी से देख सकते हो इस ए के अंदर और बी के अंदर, इन दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की जो तादाद है वो 3 है और दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 इस ए सेट में भी है और बी सेट में भी है। तो इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हैं, एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है, एलिमेंट्स भी एक जैसे हैं। अगर तादाद भी सेम हो, एलिमेंट्स भी सेम हो, एक जैसे हो, तो हम कहेंगे कि वो दोनों क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। नेक्स्ट है मेरे पास इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स किसे कहते हैं? अगर दो सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद तो सेम हो लेकिन एलिमेंट्स एक जैसे ना हो, एलिमेंट्स की तादाद सेम हो लेकिन एलिमेंट्स सेम ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। मिसाल के तौर पर मैं एक सेट लिखता हूँ ए। इस सेट ए के अंदर मेरे पास है 1 2। एक सेट लिखता हूँ बी, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए एंड बी। बच्चों, इस सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में भी 2 एलिमेंट्स हैं। तादाद तो दोनों की सेम है पर दोनों एक जैसे नहीं हैं। अगर तादाद सेम हो पर एलिमेंट्स एक जैसे ना हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना एक सवाल पैदा होता है, क्या हम इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट कह? जी स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इक्वल सेट्स के बारे में। मैंने कहा वो दो सेट्स जिनके अरकान की तादाद भी बराबर हो और अरकान भी एक जैसे हों, एलिमेंट्स की तादाद भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, उन्हें कहते हैं इक्वल सेट्स। नेक्स्ट है मेरे पास इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होंगे? अगर दो सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद तो बराबर हो पर एलिमेंट्स एक जैसे ना हो, उन्हें हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। सवाल ये था कि क्या इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, हर इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट कहा जा सकता है। लेकिन अगर इक्विवेलेंट्स के अरकान एक जैसे हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो हम इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट कह सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास सबसेट।
सब सेट किसे कहते हैं? अगर सेट ए के तमाम अरकान सेट बी में मौजूद हों, ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हों, तो हम कहेंगे ए जो है वो बी का सबसेट है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2। एक सेट लिखता हूँ बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। इस सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हैं, तो हम कहेंगे ए जो है वो बी का सबसेट है। सबसेट को डिनोट करते हैं इस तरह, ए सबसेट है बी का। नेक्स्ट है मेरे पास प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? अगर सेट ए सेट बी का सबसेट हो, लेकिन बी में कम से कम हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो ए में मौजूद ना हो, तो हम कहेंगे ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट को समझने के लिए दोबारा एक एग्जांपल लिखता हूँ। लेट करें एक सेट है मेरे पास एच जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। एक सेट है मेरे पास ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं मेरे पास 1 2 3 एंड 4। इस एच सेट के तमाम एलिमेंट इस ए में मौजूद हैं, तो पता चला जी एच जो है ये इस ए का क्या है? सबसेट है। दूसरी बात मैंने बताई थी कि इस ए सेट में या जो दूसरा आपका सेट होगा उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो उस ऊपर वाले सेट में मौजूद ना हो। इसमें थे 1 2 3, यहाँ पर है 1 2 3 एंड 4। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो इस एज सेट में मौजूद नहीं है। कम से कम की बात हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा बेशक आपको 2 3 4 5 जितने मर्जी एलिमेंट्स मिल जाएं, कोई पाबंदी नहीं। कम से कम एक एलिमेंट जो इस ए में मौजूद है लेकिन एच में मौजूद नहीं है, इसलिए एच क्या होगा? इस ए का प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट को डिनोट करते हैं इस तरह। नेक्स्ट है मेरे पास इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? हर सेट अपने आप का ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। सादा अल्फाज में आप यूँ समझ लें कि अगर दो सेट्स इक्वल हो जाएं तो वो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे का इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। नेक्स्ट है मेरे पास ऑर्डर ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का ऑर्डर क्या होता है? सेट के अंदर मौजूद अरकान की जो तादाद होती है, सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की जो तादाद है, उसे क्या कहते हैं? सेट का ऑर्डर कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेट है मेरे पास एच जिसके अंदर है ए बी एंड सी। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3। आप लिखोगे ऑर्डर ऑफ एच इज़ इक्वल टू 3, या फिर आप लिख सकते हो इसे यूँ भी कि जो ए का ऑर्डर है वो क्या है? 3 है। स्टूडेंट्स, ये सारा लेक्चर आप लोगों को हार्ड फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ जो कुछ मैंने समझाया है ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपके माइंड में इस लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लाइव सेशन में हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। जो लेक्चर आप लोगों को हार्ड फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है उसके लास्ट पे एक पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ आप लोग ख़ुद से रीड करोगे। उस पैराग्राफ के रिलेटेड कुछ MCQs या फिल इन दी ब्लैंक्स हैं जिनका सल्यूशन आपको लाइव सेशन में दे दिया जाएगा। शुक्रिया।